हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? वेलकम, स्वागत है आपका अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। और आज हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन। जहां तक हमने अभी साइंस का किया है उसके आगे चलेंगे। और मैं आपसे डिस्कस करूंगा साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू आपका डिस्कशन होगा, हमारा और आपका, जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि साइंस का ये नवा सेशन है हमारा। और 8 सेशन कवर हो चुके हैं। अगर जिन्होंने नहीं देखे हैं वो वीडियो देख लें पुराने। और साइंस क्यों आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज कि हर एक एग्जाम में, जिसका भी आप प्रीलिम्स देना चाहेंगे, हर एक एग्जाम में आपका लगभग 20 से 22 क्वेश्चन रहता है साइंस का। ओके, ये 20-22 क्वेश्चन आपके एक मेजर पोर्शन कहलाएगा। आप अगर प्रीलियम्स क्वालिफाई करना चाहते हैं, फिर वो चाहे आप जो भी एग्जाम दे रहे हो, पीसीएस दे रहे हो, आरओ दे रहे हो, बीईओ दे रहे हो, कोई भी एग्जाम आप जो दे रहे हैं, उसमें ये एक बहुत ही मेजर पोर्शन रहता है साइंस। तो यहाँ पर मैं अभी 1 से 8 सेशन हो चुके हैं। बाकी 2 और सेशन आपके रहेंगे, 9th और 10th। तो इसमें हम साइंस के बारे में बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और उसके मैं सारे एस्पेक्ट बताऊंगा आपको। मीन्स कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं रहेगा, क्वेश्चन के साथ में और क्या क्वेश्चन नए बन सकते हैं, क्या एक क्वेश्चन से हम कितने और क्वेश्चन के बारे में जानकारी ले सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूंगा। और इसमें सबके क्वेश्चन इंक्लूड होंगे, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपका बायो एंड टेक्नोलॉजी। ये सारे क्वेश्चन हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, लाइक स्पेस, डिफेंस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी। ये सारे इसी सेक्शन में कंप्लीट होंगे। ठीक है, मतलब साइंस के अंतर्गत ही आपके आते हैं। तो वेलकम एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, आप मेरे बारे में जान लें। और मैं बीटेक और एकेडमिकली बीटेक और एमबीए किया हुआ हूँ। 10 इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है डिफरेंट एमएनसीज में। लास्ट टाइम इन वीआईएल एज ए एरिया मैनेजर। Then, along with these 10 years, last 4 years, I have provide offline, part-time offline coaching टू सिविल एस्पिरेंट्स, जिसमें से कुछ सिलेक्ट भी हैं। और ये मेरा खुद का सिविल एक्सपीरियंस है। 2 बार मेंस 2012 और 14 में यूपीएससी का मैंने क्लियर किया है। इसके अलावा फिर मल्टीपल टाइम यूपीपीएससी 2013 से 2017 तक। along with that 3 times IFS इंटरव्यू एंड आर ओ मेंस 2014 और 17 दोनों। और लोअर पीसीएस जब आयोग कराता था, तो 2013 और 2015 में मैंने इसमें भी इंटरव्यू दिया है आपका। ये मेरा एकेडमिक एंड सिविल एक्सपीरियंस था। प्रोफेशनल अलोंग विद दैट क्या क्या मैंने किया है, ये सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ में शेयर की। अभी अगर मैं बोलूं कि किन के लिए ये साइंस वाला सेशन इम्पोर्टेंट होगा, तो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जैसे कि हमारा पहले अभी बीईओ शेड्यूल है, तो सबसे पहले बीईओ आएगा, फिर उसके बाद में आरओ ऑफिसर्स का आएगा, फिर रिव्यू ऑफिसर का, देन यूपीपीएससी उसके बाद प्लान है। तो ये इन सारे में तो काफी मेजर पोर्शन आपका आता है। लगभग अगर ऑन एवरेज हम माने तो ये 20 क्वेश्चन के अराउंड हम मान सकते हैं कि साइंस से पूछे जाते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन रहते एकदम बेसिक हैं, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होता है। जनरल साइंस के क्वेश्चन रहते हैं। जनरल साइंस मीन्स कि इन योर डेली लाइफ जो आप एक्सपीरियंस करते हैं, वो उसमें साइंस किस तरीके से जुड़ी हुई है, ये क्वेश्चन इस तरीके के आपके आते हैं। तो इन सब के तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में जो यूपी ट्रिपल एस सी दे रहे हैं उनके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट सेशन है। बिकॉज कि क्या है, इसमें जो क्वेश्चन आपके रहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन रहेंगे। और आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है रिगार्डिंग द साइंस, तो आपके ये क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होंगे। तो मैं जब यहाँ पर डिस्कस करूंगा तो किसी भी क्वेश्चन को लूंगा तो उसके सारे एस्पेक्ट आपको बताने की कोशिश करूंगा। और भी चीजें कि क्या आपसे नए क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेड और क्वेश्चन हो सकते हैं। तो गाइज,
बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, एक बार अगर आप प्लस पर नहीं है, अनअकैडमी पर नहीं है, तो क्यों आपको होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी मैं कुछ आपको देता हूँ, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अनअकैडमी है बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो इसमें दो तरह की क्लासेस होती हैं आपकी, एक स्पेशल क्लास और एक प्लस क्लास। स्पेशल क्लास इज ये सभी के लिए फ्री है और जस्ट डेमो क्लास है। इसमें आप डिटेल स्टडी नहीं कर पाते, बट थोड़ा सा अनुभव करते हैं कि कौन सा एजुकेटर आपको किस तरीके से पढ़ा रहा है, कौन सा एजुकेटर अच्छा है, बेहतर है। तो वो आपको आइडिया रहता है, कंटेंट्स का आइडिया रहता है कि किस एजुकेटर से हमें ज्योग्राफी पढ़नी है, किससे हमें साइंस पढ़नी है, किससे हमें बायो पढ़नी है, किससे हमें हिस्ट्री पढ़नी है। ये आइडिया आपको स्पेशल क्लास में थोड़ा सा मिल जाता है। देन डिटेल स्टडी के लिए आपको आना पड़ता है प्लस पर। ये प्लस है आपका पेड प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आपको थोड़ा सा मिनिमम फी प्रोवाइड करा के हम लोग, मिनिमम फी आपकी लगती है, बहुत कम फीस लगती है, और उसके बाद में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं डिटेल में। डिटेल का इन द सेंस कि आपका सारा कंप्लीट कराया जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम प्री टू मेंस। जब प्री के बाद में आपका पहला स्टेज क्लियर होता है तो मेंस, मेंस में आपको आंसर राइटिंग की जरूरत पड़ती है। वो सारा आपका क्लियर कराया जाता है प्रॉपरली। आंसर राइटिंग किस तरीके की ड्राफ्टिंग करनी है क्वेश्चन की, ये सारा बताया जाता है। फिर देन आपका आता है इंटरव्यू, लास्ट स्टेज। तो मॉक इंटरव्यू यहाँ पर कराए जाते हैं बिफोर द रियल इंटरव्यू यू फेस। आपको इतना मैच्योर और परफेक्ट कर दिया जाता है कि किस तरीके से आपको आंसर देना है। तो ये एक कंप्लीट पैकेज होता है। अभी इसके लिए जो फीस ली जाती है वो आप सब्सक्राइब करना होता है प्लस को, तो वो आप कैसे भी पैकेज चूज कर सकते हैं, 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, या 12 मंथ का, या आप 24 मंथ का। जितने अधिक लंबे समय का लेंगे वो उतना कम फीस आपकी होती जाएगी। लाइक अगर मैं बात करूं 1 साल के पैकेज की, तो ये फीस है सिर्फ 7,000। 7,000 में भी अगर आप किसी एजुकेटर का रेफरल कोड यूज करते हैं, लाइक आप मेरा रेफरल कोड यूज कर रहे हैं, तो ये आपका 10% और ऑफ हो जाता है, और ये बचता है सिर्फ 6300। तो ये बहुत ही कम फीस है। अभी आपको क्या डिफरेंसेस है दोनों में, एक बार आगे बढ़ने से पहले ये जरूर जानना चाहेंगे आप कि भाई आई शुड चूज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपेयर टू ऑफलाइन। तो एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है ऑफलाइन और ऑनलाइन में। फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि यहाँ जहाँ ऑफलाइन में आपको 4 से 5 एजुकेटर की फैकल्टी मिलती है, ऑनलाइन में यही फैकल्टी हो जाती है लगभग 45+। यानी कि अनअकैडमी में अगर मैं यूपीपीएससी कैटेगरी की बात करूं, तो यहाँ पर लगभग 40 से 45 टीचर हैं, यानी कि 10 टाइम्स ग्रेटर फैसिलिटी फैकल्टी आपके स्टडी के लिए। और एक बेनिफिट ये भी है कि अगर आप ऑफलाइन में पे करते हैं और 4 से 5 जो एजुकेटर फैकल्टी है उनका आपका कंटेंट अच्छा नहीं लगता, या उनके पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं है, तो आप स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं। लेकिन अगर आप प्लस प्लेटफॉर्म पर हैं तो ऐसा आपके साथ में नहीं है। हर एजुकेटर के 4 से 5 कोर्स रनिंग रहते हैं। तो अगर आपको साइंस मेरे से नहीं पढ़ना है तो आप किसी दूसरे एजुकेटर को चूज कर सकते हैं, बायो किसी और एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल नहीं होगा कि आपने मेरा रेफरल कोड यूज किया तो आप सिर्फ मेरे से पढ़ पाएंगे। आप सारे एजुकेटर को एक्सेस कर पाएंगे, सबसे पढ़ पाएंगे। तो ये एक बेस्ट फैकल्टी फैसिलिटी है। देन मैं अगर बात करूं फी स्ट्रक्चर की, तो एक नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट की फी होती है 50 से 60 हज़ार। और कोई बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है तो ये बढ़ के 90 से 1.5 लाख तक की भी फीस देखी है मैंने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट की। यहाँ पर आपको फैकल्टी जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है 7,000 में फॉर 12 मंथ्स। और ये और भी कम हो जाता है 6300 जब आप यूज करते हैं किसी एजुकेटर का रेफरल कोड। तो ये 10 टाइम लेस है आपका कंपेयर टू ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट। रेस्ट अगर मैं बात करूं थर्ड वन की, इसमें अगर आप कभी कोई लेक्चर मिस करते हैं तो वो आपको दोबारा देखने को नहीं मिलता, या कंटेंट आपका मिस हो जाता है। बट इसमें आप प्लस प्लेटफॉर्म पर आपको
कभी भी कोई लेक्चर मिस होता है, इवन फॉर दोज हु आर इन सम वर्किंग इन सम ऑफिसेज, देन अगर आपकी कोई क्लास मिस होती है तो आप रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हैं, सारे एक्सेस कर सकते हैं जितना वीडियो सेक्शन है। आप जब प्लस सब्सक्राइब करते हैं, साथ में आपको उसकी पीडीएफ जनरेट होके जो मिलती है, तो ये दोनों चीज़ें आपको ऑफलाइन में नहीं मिलती। और साथ में मैं बात करूं तो आप अगर आज ज्वाइन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आज के बाद के वीडियो ही देख पाएंगे, आज के पहले भी जो कंटेंट है, जो वीडियो है, वो आप एक्सेस करने के एलिजिबल हो जाते हैं जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डेफिनेटली इसको ज्वाइन करें जितने जल्दी हो सकता है। और ज्वाइन करने के लिए रेफरल कोड यूज करना ना भूलें। मेरा रेफरल कोड है संदीप राजपूत, जो आपको प्रोवाइड कराएगा 10% ऑफ। तो अभी सेशन पर चलते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया था, अभी इसके आगे की हम बात करते हैं। लेट्स सी, तराशा गया हीरा किसके कारण अत्यधिक चमकता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, सम इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मल्टीपल टाइम पूछा गया क्वेश्चन आपका है, इसका करेक्ट आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब ये होता क्या है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? हाउ इट वर्क्स, होता क्या है? देखो, लाइट की एक प्रॉपर्टीज होती है, जब वो एक सिंगल मीडियम में चलती है तो स्ट्रेट चलती है, स्ट्रेट सिग्नल रहते हैं लाइट के। अगर कोई मीडियम सिंगल है, मान लो आपका एयर में चल रहा है तो ऐसे ही चलेगा, या आपका ग्लास में चल रहा है बिल्कुल स्ट्रेट चलेगा। लेकिन डिफरेंस कब आता है? जब मीडियम चेंज होता है। लो, आई हैव टोल्ड यू किस तरीके के सिनेरियो होता है। अगर ये मीडियम है आपका डेंस और ये रेयर, यानी सघन और विरल। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन कंसीडर फ्रॉम ग्लास डेंस मीडियम एंड रेयर मीडियम आपका एयर। तो होता क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है इस मीडियम पर, ठीक है, इस तरीके से, तो या अगले मीडियम में जाने पर ये थोड़ा सा अविलंब से दूर हट जाती है, इस तरीके से। ओके, कुछ इस तरीके से हो जाती है। अभी ये एंगल कहलाता है आपतन कोण और ये कहलाता है आपका अपवर्तन कोण, ठीक है। तो अगर आपका थोड़ा सा एंगल को हम और बढ़ाएं तो ये और अविलंब की तरफ मुड़ जाती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन कहाँ आती है? जब एक का हमने एंगल का और बढ़ाया तो ये पैरेलल आ गई इसके, जब थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो ये चीज आपकी वापस उसी मीडियम में आ जाएगी, ठीक है, रिवर्ट होके उसी मीडियम में आ जाएगी। जब ये पैरेलल होती है तो बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। तो जब भी क्रिटिकल एंगल से अधिक एंगल पर प्रकाश की किरण आपतित होती है और मीडियम आपका डेंस से रेयर रहता है, तो सारा का सारा प्रकाश वापस उसी माध्यम में लौट के आ जाता है। ये घटना आपकी कहलाती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें आपका सारा का सारा प्रकाश वापस उसी मीडियम में आ जाता है। तो डायमंड को कुछ इस तरीके से, हीरे को कुछ इस तरीके से तराशा जाता है कि जो भी प्रकाश उसमें आपतित हो वो उसके क्रिटिकल एंगल से अधिक पर आपतित अगर हो तो वो पूरा का पूरा प्रकाश अंदर ही घूमता रहे, इसीलिए वो अत्यधिक आपका चमकता है। तो ये घटना लाइट की टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, जिसके कारण ब्रिलियंटली शाइन करता है आपका डायमंड। नेक्स्ट देखते हैं, ठंडे देशों में थर्मोमेट्रिक तरल के रूप में अल्कोहल को पारा से अधिक वरीयता दी जाती है क्योंकि
एल्कोहल का हिमांक बिंदु अच्छा है, एल्कोहल ऊष्मा का एक अच्छा संचालक है, एल्कोहल पारे से सस्ता है, एल्कोहल का विश्व उत्पादन पारे की तुलना में अधिक है। तो आपका करेक्ट आंसर है ए। एल्कोहल हैज लोअर फ्रीजिंग पॉइंट। जब ठंडे देश हैं, अगर हम पारे को यूज करते हैं तो उसका जो उसमें हिमांक बिंदु है कंपेयर टू एल्कोहल अधिक है, तो वो आपका जम जाएगा और आपका टेम्परेचर के रूप में आपका प्रयोग करने के लायक नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जमाव बिंदु अगर एल्कोहल का इससे कम है और कम पर जमता है तो आपके लिए ये ज्यादा सुटेबल है। ओके। एक तरल में सतह तनाव किस कारण होता है? सरफेस टेंशन इज इन अ लिक्विड इज ड्यू टू अणुओं के बीच आसंजक बल यानी कि एडहेसिव फोर्स, अणुओं के बीच कोहेसिव फोर्स ससंजक बल, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका कोहेसिव कोहेसिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। देखो दो होते हैं अणुओं के बीच में लगने वाले, अगर आपका कोहेसिव का मीन्स है सेम अणुओं के बीच में, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में। अगर किसी मान लो आपके बर्तन में रखा हुआ है कोई द्रव भरा हुआ है तो कोहेसिव फोर्स कहलाएगा आपका जो द्रव के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में लगने वाले बल का। ठीक है, ये कहलाता है आपका कोहेसिव सेम मॉलिक्यूल्स। लेकिन जिस पदार्थ में रखा गया है और उसमें भी द्रव उसके भरा हुआ है तो द्रव के अणुओं और पदार्थ के अणुओं के जिस पदार्थ में रखा है के बीच लगने वाला बल जो होगा वो आसंजक बल कहलाएगा या एडहेसिव फोर्स कहलाएगा। अभी ये दोनों फोर्स हैं, फोर्स के टाइप हैं एडहेसिव एंड कोहेसिव। तो ये जो सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन बेसिकली होता क्या है? तो सरफेस टेंशन होता है आपका लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है जिससे वो कम से कम क्षेत्रफल ग्रहण करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो आपका सरफेस टेंशन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग किया जाता है सीटी स्कैन, एक्सरे फोटो, अल्ट्रासाउंड स्कैन और एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी क्या है? एंडोस्कोपी एक फ्लेक्सिबल, इसका करेक्ट आंसर एंडोस्कोपी ही है। ये एक फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो जिसमें एक एंड पर लेंस भी लगा रहता है। ये शरीर के अंदर के चित्र लेने के काम में आता है। डायग्नोसिस एंडोस्कोपी मतलब शरीर के अंदर के आंतरिक चित्र लेने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, तो इसमें ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिक फाइबर भी काम आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंतर्गत ही करता है। ये क्या है? फाइबर नॉर्मली पहले क्या होता था, मेनली यूज होता है ये कम्युनिकेशन के लिए। बहुत ही पतला सिल्का का वायर होता है, कांच की नली कह सकते हैं, बहुत ही पतली सिल्का से बनी हुई। इसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज होता है। कम्युनिकेशन का यूज पहले जो होता था वो कॉपर वायर के थ्रू होता था, बट इसमें सिग्नल बहुत ही लॉस होते थे, एनर्जी काफी लॉस हो जाती थी। तो अब हम लोग क्या करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, यहाँ आपका ए पॉइंट मान लें, यहाँ बी पॉइंट तक अगर हमें लंबी डिस्टेंस का कम्युनिकेशन के लिए भेजना है तो पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम कन्वर्ट करते हैं ऑप्टिकल सिग्नल में। ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद इसके थ्रू भेजा जाता है, एनर्जी लॉस कम होता है, आराम से बी पॉइंट पर पहुंच जाता है रिसीवर एंड पर। रिसीवर एंड में फिर से ऑप्टिकल को आप कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल में और इंफॉर्मेशन डिकोड करते हैं। यहाँ पर इंफॉर्मेशन पहले इलेक्ट्रिकल के पहले जो भी डाटा है या इंफॉर्मेशन है वो इनकोड किया जाता है इलेक्ट्रिकल में और फिर यहाँ जाके डिकोड करते हैं और आपकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर का ही यूज एंडोस्कोपी में भी होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये आई थिंक मैं आपको पहले करवा चुका हूं, तो और आगे चलते हैं। शून्य में द वेलोसिटी ऑफ हीट रेडिएशन इन वैक्यूम इज।
प्रकाश की गति के बराबर, प्रकाश की गति से कम, प्रकाश की गति से अधिक, ध्वनि की गति के बराबर। तो वैक्यूम में जो हीट रेडिएशन होता है वो जस्ट प्रकाश की गति के बराबर होता है, यानी कि C इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो प्रकाश की गति होती है, सेम वही आपका सिनेरियो रहता है। ओके, और बिफोर प्रोसीडिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रेफरल कोड है आपके सामने 10% ऑफ के लिए, अगर आप कोई पैकेज लेते हैं प्लस पर। प्लस ज्वाइन करने के लिए ये कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा, फॉर एनी क्वेरी और डाउट्स यू कैन कॉल मी ऑन दैट नंबर। और ये टेलीग्राम की लिंक है आपकी, जिसमें आप जुड़ के आप डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं मेरे से, कोई भी डाउट है आपका इसके थ्रू भी। चलो, निम्नलिखित में से क्या दूरी की एक इकाई नहीं है? लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पारसेक और लॉन्ग सेक। तो देखो, लाइट ईयर से लगता जरूर है कि ये डिस्टेंस मतलब समय की इकाई होगी, लेकिन नहीं, ये दूरी की ही इकाई है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी कहलाती है आपकी लाइट ईयर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी लंबी दूरी नापने की इकाई है, पारसेक भी लंबी दूरी नापने की इकाई है आपकी। लॉन्ग सेक इससे रिलेटेड नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर है लॉन्ग सेक। नेक्स्ट देखें, निम्न निर्वात में केवल गुरुत्व की क्रिया के तहत एक वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है। निम्नलिखित में से क्या गिरने के दौरान स्थिर रहता है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, कुल रैखिक संवेग, कुल यांत्रिक ऊर्जा। तो देखो, आपका करेक्ट आंसर है कुल यांत्रिक ऊर्जा। होता कैसे है सिनेरियो? आपका ऊर्जा दो टाइप की होती है, पोटेंशियल एनर्जी, जिसे अगर हम डिनोट करें Kp, स्थितिज ऊर्जा, ये आपकी रहती है mgh। mgh कैसे? h अगर हाइट पर है, ठीक है, ये अगर हम डिनोट करें आपका h हाइट, यहाँ पर अगर कोई वस्तु है और स्थिर है, ठीक है, तो यहाँ पर उसकी जो Kp होगी mgh सबसे अधिक होगी, और स्थिर है, और दूसरी जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि के ई, इसको डिनोट करते हैं हाफ एम वी स्क्वायर से। तो ये जब स्थिर होगी तो के ई आपकी जीरो होगी, यानी कि ये जीरो होगी और ये मैक्सिमम होगी। जब कोई वस्तु नीचे गिरती है तो धीरे धीरे के ई आपकी बढ़ती जाएगी और के पी आपका घटता जाएगा, लेकिन दोनों का योग के टी टोटल के ई प्लस के पी पूरी यात्रा के दौरान स्थिर रहेगा। जितना एनर्जी ये डाउन होगी, सॉरी ये बढ़ेगी, उतना एनर्जी ये घटेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति द्वारा जमीन पर डाला गया दाब सबसे अधिक कब होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड बाय अ मैन इज ग्रेटेस्ट। जब वो जमीन पर लेट जाता है, जब वो एक पैर के अंगूठे पर खड़ा होता है, जब वो जमीन पर दोनों पैरों के साथ समतल खड़ा होता है, उपरोक्त सभी समान दाव डालते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जब वो एक पैर के अंगूठे पर खड़ा होता है। जितना मिनिमम एरिया होगा, फॉर क्लैरिफिकेशन, जितना मिनिमम एरिया होगा दाब उतना अधिक होगा प्रेशर, उतना अधिक होगा। मिनिमम एरिया मैक्सिमम प्रेशर। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। तो एरिया जितना कम होगा, फोर्स तो उतना ही है, सेम है, ठीक है, दाब उतना अधिक लग जाएगा। तो ये सिनेरियो कब बनेगा? जब वो एक पैर के अंगूठे पर खड़ा होगा। नेक्स्ट देखें, श्रृंखला में संयुक्त होने पर तीन समान प्रतिरोध 90 ओम के बराबर हैं। समानांतर में संयुक्त होने पर उनका समतल प्रतिरोध कितना होगा? तो इसके लिए आपको पहले जानना जरूरी है कि समांतर और संयोजन कैसे होता है। समांतर का, और समांतर यानी कि पैरेलल,
और श्रेणी मतलब सीरीज, किस तरीके से संयोजन होता है, किस तरीके से निकाला जाता है आपका। तो मैं आपको पहले इन्होंने बोला है श्रृंखला में संयुक्त होने पर, श्रृंखला मतलब सीरीज में है जुड़े हुए, और बोला है कि सभी का प्रतिरोध समान है। तो श्रृंखला में अगर हम जोड़ते हैं तो आपका प्रतिरोध को इस तरीके से अगर हम दिखाएं, एक हो गया R1, दूसरा हो गया R2, तीसरा हो गया R3, ये श्रृंखला में जुड़े हैं R1, R2, R3, और कहा गया है आपसे कि इनका तीनों के बराबर है, मतलब R1, R2 और इज इक्वल टू R3 मान लेते हैं, ये है टोटल R। तो सीरीज संयोजन में R टोटल प्रतिरोध क्या होता है आपका, R1, R2, R3 तीनों का योग, तो ये आ जाएगा आपका 3R। ये बोला गया है आपको 90 के बराबर, तो एक R की वैल्यू क्या होगी, या R1, R2, R3 की वैल्यू क्या होगी, 30। ठीक है, 30 ओम है इन सबका प्रतिरोध, और संयोजन कर देंगे तो 90 ओम। ठीक है, अभी जब हम पैरेलल आपका संयोजन करेंगे तो उसका निकाला जाता है प्रतिरोध 1/R t, इसको टोटल कर लें, इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरीके से निकाला जाता है। संयोजन करके आपको दिखाएं किस तरीके का रहता है, तो ये ये ओके। तो अभी इसको कैलकुलेट जब आप करेंगे तो कितना आएगा, 1/RT इज इक्वल टू 1/30, 1/30, 1/30, या आपका कह सकते हैं 3/30, या इसको बोल सकते हैं 1/10। तो RT आपका कितना हो जाएगा, 10 ओम। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है आपका 10 ओम। नेक्स्ट देखते हैं, एक तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का दुगना है, इसका अंत किस रूप में होगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, कि एक तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का दुगना है, तो इसका अंत किस रूप में होगा। ऑप्शन है आपके न्यूट्रॉन तारा, ब्लैक होल, व्हाइट डार्क एंड रेड जायंट। तो अभी इसका करेक्ट आंसर तो है आपका न्यूट्रॉन तारा। ठीक है, न्यूट्रॉन तारे को बोलते हैं, अगर द्रव्यमान दुगना होगा तो उसका एंड एक न्यूट्रॉन तारे के तौर पर होगा। करेक्ट आंसर है आपका ये। अभी मैं इनके बारे में एक बार आपको फिगर के थ्रू दिखा देता हूँ। दैट इज लाइक द न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन स्टार। ये क्या होता है, वेरी स्मॉल रेडियस, लगभग 30 किलोमीटर की रेडियस का, और वेरी हाई डेंसिटी, घनत्व इसका बहुत अधिक होगा, और आपकी रेडियस बहुत कम होगी, 30 किलोमीटर। और इसका जो यहाँ पर मैं अगर मेंशन भी करूं, रेडियस लगभग आपकी रहेगी 30 किलोमीटर की, और वेरी हाई डेंसिटी। ओके, और जो ऑप्शन दिए थे उनके बारे में भी मैं अगर आपको दिखाऊं, ये ब्लैक होल है आपका। ब्लैक होल क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, इसका वेरी हाई ग्रेविटेशनल फील्ड, इसमें इतनी अधिक ग्रेविटेशनल फील्ड होती है कि यहाँ से होके प्रकाश भी नहीं निकल पाता। ये ब्लैक होल की प्रॉपर्टी है, यहाँ से होके प्रकाश भी आपका पास नहीं हो पाता। फिर मैंने एक और नाम दिया था व्हाइट डार्क। व्हाइट डार्क क्या होता है, ये इसका द्रव्यमान सूरज के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, और जो आपकी रेडियस क्या है तो पृथ्वी के बराबर होती है। और लिख देता हूं मैं, मास इज इक्वल टू सन, लगभग अप्रोक्स की बात की है,
अप्रोक्स सन के बराबर होगा, और जो आपकी रेडियस होगी अप्रोक्स अर्थ के बराबर होगी, और ये अपनी न्यूक्लियर फ्यूल का लगभग ऑलमोस्ट खत्म कर चुका होता है, एग्जॉस्ट कर चुका होता है। ठीक है, तो ये आपका मैंने चार बताए, ये इस तरीके से कुछ इनका बनते हैं। ये एवरेज स्टार, रेड जाइंट, प्लेनेटरी नेबुला, देन व्हाइट डार्क। यहाँ देखें आप, मासिव स्टार, रेड सुपर जाइंट, सुपरनोवा, विस्फोट हुआ, न्यूट्रॉन स्टार एंड ब्लैक होल। ओके, ये कुछ सिनेरियो है आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतरिक्ष में लॉन्च किए जाने वाले रॉकेट का न्यूनतम पलायन वेग कितना होता है? तो न्यूनतम पलायन वेग कितना होता है? ऑप्शन दिए हैं आपके 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 6 किलोमीटर पर सेकेंड, 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। आपका करेक्ट आंसर है 11.2। मीन्स इतनी स्पीड से अगर आप किसी भी चीज को, वस्तु को भेजोगे पृथ्वी की सतह से, तो ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली जाएगी। ये निकाला कैसे जाता है? तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू 2gm/r। ये मास पृथ्वी का है, ये त्रिज्या पृथ्वी की है, और जी आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के से जब आप वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से तुम आपका डिपेंड नहीं करता कि रॉकेट का द्रव्यमान कितना है, आप रॉकेट फेंकें या एक बॉल फेंकें, उसके वेलोसिटी जो रिक्वायर होगी वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ही रिक्वायर होगी, अगर पृथ्वी की सतह से बाहर, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से अगर आपको बाहर भेजना है। ओके ओके फ्रेंड्स, तो ये आज का सेशन था। अभी इसको क्लोज करते हैं और हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपसे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। फॉर एनी क्वेरी यू कैन कॉल मी ऑन दैट नंबर। ओके, डाउट्स और क्वेरी के लिए आपको ये नंबर प्रोवाइड किया गया है, आप कभी भी बात कर सकते हैं। थैंक यू।